क्या अमेरिका का हमला फेल हो गया? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जंग तो फिलहाल थम गई है, लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने कल कहा कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान की परमाणु क्षमताओं को तबाह करने के दावे किए जा रहे हैं। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने CBS न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास जो क्षमताएं हैं उनके आधार पर यह संभव है कि वो कुछ ही महीनों में या इससे भी कम समय में फिर से सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स चालू कर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। उन्होंने साफ कहा कि यह दावा करना गलत होगा कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान की सारी परमाणु क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो और क्या कुछ जानकारी आई है यह भी आपको बताते हैं कि IAEA चीफ का बड़ा खुलासा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ईरान की सारी परमाणु क्षमता नष्ट नहीं हुई है, यानी कुछ ही महीनों में प्रोग्राम शुरू कर सकता है, जल्द शुरू हो सकता है यूरेनियम संवर्धन। और ईरान भी यह दावा कर रहा है कि उसका परमाणु जो हथियार बनाने का कार्यक्रम है वो रुकेगा नहीं, फिर चालू हो सकते हैं सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स। ये कहा गया ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम भंडार है, ये भी दावा किया गया। सही स्थिति पता करने के लिए जांच भी जरूरी है, ये भी कहा गया। मौजूदा प्योर यूरेनियम से एटम बम बनाना संभव है, ये बातें सारी कही गई हैं। साथ ही कहा गया नजरअंदाज नहीं कर सकते ईरानी तकनीकी क्षमता को। ये IAEA चीफ का खुलासा हुआ। ईरान की विकसित तकनीक और ज्ञान स्थायी है, यानी उसके पास जो ज्ञान है वो और जो तकनीक है वो बेहतर है। पहले से एनरिच यूरेनियम पर स्थिति साफ नहीं है। ये एनरिच यूरेनियम कहाँ रखा हुआ है ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर के बार बार अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी उसने भी खुलासा किया था, बाद में ट्रंप ने उसे नकार दिया था। हमले से पहले कुछ यूरेनियम को हटाना संभव है, ये भी खुलासा हुआ है। उस इंटरव्यू में ये भी बताया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और यही दावा बार बार किया जा रहा है और ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये जो भी कहा गया है कि उससे साफ साफ ये कहा गया है कि पूरी तरह से क्षमता उसकी खत्म नहीं हुई है। ईरान के परमाणु साइट को लेकर अमेरिका और इजराइल ने जो दावे किए थे उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल कोई और नहीं बल्कि IAEA डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले दावे किए हैं। और दावे क्या हैं ये भी आप समझिए। ईरान ने जो खुलासा किया है वो बहुत बड़े खुलासे। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं और ये ट्रंप का दावा था कि ईरान के सारे जो परमाणु ठिकाने वो तबाह हो गए हैं। दशकों पीछे चला गया ईरान परमाणु कार्यक्रम, ये दावा किया। साथ ही ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट तबाह हो गए, ये दावा ट्रंप का था। फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, ये दावा ट्रंप ने किया था। लेकिन अब जो दावे निकल करके आ रहे हैं वो इससे बिल्कुल उलट हैं। वो ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ था। और ट्रंप ने तो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करने के लिए आदेश दिए थे और उन्होंने ये भी दावा किया कि यूरेनियम ईरान वहां से हटा नहीं पाया था और B-2 बॉम्बर ने उन्हें नष्ट कर दिया था। बंकर बस्टर बम ने प्लांट तबाह किए थे, ये वो दावे हैं जो ट्रंप ने किए थे। फोर्डो में मक्खन की तरह घुसे बंकर बस्टर बम, ये पूरी तरीके से दावा किया है ट्रंप ने। बमों ने फोर्डो को चट्टान के ढेर में भी बदला। उन्होंने कहा कि चट्टान के ढेर में बदल दिया था, जो अंदर 200-300 मीटर कहा जा रहा था कि उन्होंने बनाया है यूरेनियम। बड़ी बात यह है कि हमले के बाद जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उससे ये समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रंप के दावे सही हैं या फिर जो वहां पर कई बातें कही जा रही हैं। अब देखिए, जो खुफिया रिपोर्ट थी मीडिया के दावे पर ट्रंप कैसे भड़क गए वो आप समझिए। लीक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं है। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था, जिसको ट्रंप ने नकार दिया और वो भड़क गए। सिर्फ कुछ महीने पीछे हुआ है कार्यक्रम, ये भी उस रिपोर्ट में दावा किया गया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर झूठी है, ये भी ट्रंप कह रहे हैं ये देश को कमजोर करने की साजिश है। ट्रंप अपने बयान पर कायम है और अड़े हुए हैं, वो निशाना लगातार साध रहे हैं मीडिया पर। इतिहास के सफलतम हमले को बदनाम करने की साजिश है, वो इतिहास का सबसे सफलतम हमला भी बता रहे हैं ट्रंप। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें मीडिया का रोल बहुत खराब है और मीडिया की वजह से ये सब कुछ सामने आया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो गए हैं। फॉक्स न्यूज चैनल संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स को
दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में दोनों देशों को नुकसान हुआ है और ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब था। When you went to the Middle East and you strengthened those relationships with all of those countries you just mentioned, did you have an idea that you would have to do something with regard to Iran? Because you teased it a little. You said, look, they've got to come to the table and talk. Something's going to happen. Well, it was getting a little bit hot, and we knew they had a lot of sites, probably 3 plus the 1. But they had 3 main sites, and we knew they were going to have to either give them up. And I thought we could do it during negotiation, and we just about had it done. And then they said, we want enrichment. Enrichment doesn't mean like air conditioning, and it doesn't mean to jack up your car. Enrichment is a bad word. And I said, you got so much oil, what do you need that for? And they said, well, we need it. And I wouldn't let that happen. I think people wouldn't have understood it if I allowed that to happen. So we had a 60-day talk, and that delayed them a lot. And then we said, let's go at it. And it just worked out. And we wanted to work out also for Iran. They were beaten up, and so was Israel. In all fairness, they were both very tight. We call it the 12-day war. That was an intensive war. But the thing that I wanted to do, and I've said it on your show, if you look back 30 years ago or 25 years, we've been doing your show a long time, and nobody like you. But you look back at the early interviews, I would say Iran cannot have a nuclear weapon. They've wanted this for years, and they were weeks away from getting it. And those pilots went in there with those beautiful planes and the most sophisticated bombs anywhere in the world. Think of it, they can go 30 stories deep into granite. Who would think that's even possible? And they did obliterate it, it turned out. Then we had to suffer the fake news, where the fake news in CNN and the New York Times was saying, well, maybe it wasn't as good as Trump said. Maybe it wasn't totally obliterated, but it was destroyed, but not just horrible. और मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। गजाली, किसकी बात पर भरोसा किया जाए? ट्रंप की बात पर भरोसा किया जाए, उनकी खुफिया रिपोर्ट जो लीक हुई उस पर भरोसा किया जाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी पर भरोसा किया जाए? जी देखिए, अगर सबकी क्रेडिबिलिटी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है उसी के चीफ की जो बात है उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके इतने तरह के बयान आ गए हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ जो इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से, CIA की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, कि कई तरह के बयानों के बीच ये बात तो साफ हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद इस हमले के बाद कई बार अपने ट्रुथ सोशल के प्लेटफॉर्म पे ये लिखना पड़ा कि हाँ, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। पूरी तरह से ध्वस्त होना और सिग्निफिकेंट डैमेज होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। और यही बात जो है IAEA की जो चीफ है रफाल ग्रॉसी, वो भी बता रहे हैं कि हमला हुआ है, डैमेज हुआ है, लेकिन इतना भी डैमेज नहीं हुआ कि ईरान कभी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ना कर सके। और दूसरी बात जो सबसे अहम उन्होंने इंटरव्यू में बताई है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की जानकारी है उसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं। आप साइंटिस्ट को मार सकते हैं, और इसराइल ने कई साइंटिस्ट को वहाँ पर मारा भी है इस अटैक में, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में है, जो चीज़ आप सीख चुके हैं, उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। तो वो कैपेसिटी या वो जो एबिलिटी है ईरान की, वो कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर सकता है। कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्या उसके पास पर्याप्त साइंटिस्ट हैं, नहीं है, साइट कौन सा होगा, वहाँ से जो चीज़ हटाई गई है वो कहाँ रखी गई है, ये सब बात की चीज़ें। और किसी भी हमले के फ़ौरन बाद जो इनिशियल असेसमेंट है उसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। कुछ महीनों बाद ही जो है एग्जैक्ट हम उस रिपोर्ट को देख पाएंगे कि डैमेज का असर कितना हुआ है। लेकिन गजाली, एक बात तो सही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि परमाणु एजेंसी की बात कम से कम माननी चाहिए, जो वो बात कह रहे हैं, ईरान भी वही बात कह रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन अब ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? जी, डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौतियां बहुत हैं। पहली चुनौती तो यही है कि वो कई फैसले और कई बयान जो हैं बड़ी जल्दबाजी में देते हैं। बयान उन्होंने ये भी दिया था कि मैं ईरान के साथ दोस्ताना रवैया रखूंगा, सैंक्शंस हटाऊंगा, लेकिन आयतुल्ला खामनेई के उस बयान के बाद उन्होंने फिर पलट के कह दिया कि नहीं, अभी सैंक्शंस नहीं हटाऊंगा, मैं सैंक्शंस हटाने की सोच रहा था। फिर उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान के साथ बातचीत भी करेंगे, और उनका एक डायलॉग होता है हर बात में। वो 2 हफ्ते की मोहलत बताते हैं कि 2 हफ्ते में ये हो जाएगा, 2 हफ्ते
में वो हो जाएगा। फिलहाल उनके लिए चुनौती यही है कि इजराइल और ईरान के बीच जो सीज फायर बना हुआ है वो ना टूटे, क्योंकि इजराइल का रिकॉर्ड सीज फायर मेंटेन करने में बड़ा खराब है। वो लेबनान पे भी लगातार हमले कर रहा है, तो ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जब हमारा दिल करेगा हम ईरान पे हमला कर देंगे, जैसा हमें लगे कि अगर वो हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ रही है कि आईएईए कह रहा है कि वो बम बना सकता है, इजराइल कह रहा है बनाएगा तो बम मारेंगे हम। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती। ये ट्रंप भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर से हम हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आप नजर बना के रखिएगा गजाली, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि जहां अमेरिकी स्ट्राइक हुई उसकी अहमियत क्या है, इसको आपको आइए समझाते हैं। सबसे पहले बात इस्फहान न्यूक्लियर साइट की करते हैं कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट की अहमियत क्या है। दरअसल ईरान का सबसे बड़ा एटमी रिसर्च कॉम्प्लेक्स इसे बताया जाता है और यह कहा जाता है कि ये ईरान का सबसे बड़ा एटमी रिसर्च कॉम्प्लेक्स है और इसे आपको समझना होगा। सबसे पहले इस्फहान न्यूक्लियर साइट ये समझिए, ईरान का सबसे बड़ा एटमी रिसर्च कॉम्प्लेक्स है इसे। इसकी और क्या खासियत है वो भी आपको बताते हैं। यहां पर अमेरिकी स्ट्राइक हुई थी, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बेहतर है और 1984 में चीन की मदद से यहां पर इसका निर्माण हुआ। मध्य ईरान में स्थित है ये पूरा प्लांट और 1984 में चीन की मदद से इसे बनाया गया। 3000 लगभग कर्मचारी यहां पर काम करते हैं और मध्य ईरान में स्थित है ये। देखिए 1984 में चीन की मदद से बनाया गया, 3000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा जो और जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन में बने 3 रिएक्टर एक्टिव है यहां पर, जिस पर ईरान लगातार काम कर रहा है। परमाणु ईंधन उत्पादन की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये इसकी खासियत है और जो सबसे खास है इस्फहान, उसको खत्म करने का दावा किया गया है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट भी है ये, नतांज। अब नतांज के बारे में समझिए, अब तक आप इस्फहान के बारे में समझ रहे थे, अब नतांज के बारे में समझिए। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है यहाँ पर, ये स्थिति है। इसके अलावा तेहरान से 250 किलोमीटर दूर है, यानी जो राजधानी वहां से 250 किलोमीटर दूर है। सतह से ऊपर 6 मंजिला ढांचा बना हुआ है। इसके अलावा प्लांट में 3 अंडरग्राउंड फ्लोर भी यहाँ पर हैं। साथ ही प्लांट में सेंट्रीफ्यूज बनाए जाते हैं, ये नतांज की खास बात है। 50,000 सेंट्रीफ्यूज बनाने की क्षमता है इस नतांज में और यूरेनियम संवर्धन में काम आती है सेंट्रीफ्यूज मशीनें। ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई हैं, ये दावा तमाम जगहों से किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान का सबसे गुप्त एटमी ठिकाना है फोर्डो न्यूक्लियर साइट। अब आप फोर्डो के बारे में समझिए, जिसको खत्म करने का दावा अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसकी अलग अलग जो 3 है उसकी खासियतें हम आपको बता रहे हैं। ये फोर्डो की बता रहे हैं आपको, जहां ईरान का सबसे गुप्त एटमी ठिकाना बताया जाता है। ईरान का सबसे गुप्त एटमी ठिकाना है, सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड फैसिलिटी यहीं पर मौजूद है और जमीन की सतह से 285 फीट नीचे, इसीलिए कहा रहा कि 57 से 2 बार हमला किया गया। 60% से ज्यादा यूरेनियम का भंडार यहीं पर है। इसके अलावा तेजी के साथ वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने की क्षमता इसके अंदर है और इतना ही नहीं, इसीलिए GBU-57 से जब हमला किया गया तो यहाँ पर 2 बम गिराने का दावा किया गया था और ये अपने आप में आसान नहीं है। तेजी से वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने की क्षमता यहाँ पर मौजूद है, ये भी दावा किया गया है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जाकिर हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व रिसर्चर हैं ICWA। जाकिर साहब, किसकी बात पर यकीन करें, ट्रंप की बात पर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियों की बात पर, इजराइल की बात पर, ईरान की बात पर या ट्रंप की बात पर? देखिए, यहाँ पे तीनों एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिट है, कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। आईए हो, ट्रंप हो और नेतन्याहू हो। और दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि उसका न्यूक्लियर साइट जो है उतना डैमेज नहीं हुआ है कि उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को रोक सके। हाँ, कुछ डैमेज हुआ है, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है अब्बास अराक्ची ने कि कुछ डैमेज हुए हैं, लेकिन ये इतने नहीं हुए हैं कि उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही खत्म कर दे। सर, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी कुछ और कह रही है, दोनों मिले कैसे हैं? देखिए, शुरू से अगर देखिए जो है राफेल ग्रोसी ने जो स्टेटमेंट देना शुरू किया है, उनकी पहली रिपोर्ट जो है 30 मई को आई है, 31 पेज की। उसमें ये कहा कि ईरान के पास जो है इनफ इनरिच मटेरियल है जो कि 8 से 10 बम बना सकता है, लेकिन अभी वो बनाने के बहुत दूर है, कम से कम 3 साल 2 साल। फिर उसके बाद उनका दूसरा स्टेटमेंट आता है कि इस पे अटैक हो गया है और लीकेज नहीं हुई है, बर्बाद हो गया है और लीकेज के लिए हमें वहां जाना है,
और यहाँ पे कोई पर्यावरण जो है डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। अब तीसरा इनका ये स्टेटमेंट आया कि ईरान के पास जो है वो जल्दी ही फिर से शुरू करने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही एम्बिग्यूटी लगी है, बहुत ही संशय वाला विषय आया है, जिससे ये शो करता है कि ग्रोसी साहब ने आईएए का मिसयूज किया है, जो इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि न्यूक्लियर वॉच डॉग है, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकती है दुनिया में, उसकी ही साख पर क्वेश्चन लगा दिया जाकिर है। साहब, मैं जी। माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो बात ट्रंप कह रहे हैं उससे उलट बात राफेल ग्रासी कह रहे हैं, और राफेल ग्रासी वही कह रहे हैं जो ईरान कह रहा है। नहीं, राफेल ग्रोसी भी बाद में बदले हुए हैं। ईरान ये कह रहा है कि क्योंकि आप देखिए जितने भी अटैक्स हुए हैं वो फोनी लग रहे हैं, वो उतना नीचे जा नहीं पाए हैं, और बहुत सी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं उस तरीके का बम भी नहीं यूज किया गया, बंकर बस्टर। तो ईरान का न्यूक्लियर और 60% से ज्यादा जो है 400-450 किलोग्राम का जो इनरिच फ्यूल था, ईरान वहां से हटा चुका था। ईरान वार जो है कोई एक दिन में नहीं हुई है, ये तो महीनों लगी है, सालों लगी है। तो क्या ईरान इतनी बेवकूफी से इतना इन्वेस्टमेंट करके वहां इनरिच फ्यूल रखेगा? ईरान जो है इजराइल का लगभग 80% है, तो इतना बड़ा एक 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, उसमें दर्जनों जो है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, वहां पर वो शिफ्ट कर सकता था और शिफ्ट किया है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये बात तो आईएए भी कह रहा है सर, हाँ, कि तो हटाया यही जा कह रहा सकता है, है। लेकिन आईए का जो है स्टेटमेंट बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रहा है। अब वो कह रहा है कि नहीं, अब वो उसको लग तो रहा ईरान से ही मिलता जुलता है सर। मिलता जुलता है। हाँ। लेकिन यही चीज जो है वो इजराइल के साथ भी उन्होंने वही कहा, वही जो है नेतन्याहू, वही जो है ट्रम्प के साथ भी। लेकिन अब चीजें क्लियर हो गई हैं तमाम, जबकि पेंटागन ने और सीएनएन ने सारी रिपोर्ट जब क्लियर करके बताई कि ये जो है डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ये तो एक खेल किया गया है। तो अब फिर जो है इनका कहीं ना कहीं मिलता हुआ लग रहा है। अब ट्रम्प दो तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तरीके से ईरान को कह रहे हैं आओ बैठ जाओ, हम तुम्हें जो है, न्यूज आई कहाँ तक सही है कि $30 बिलियन का हम तुमको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए पैसे देंगे, हम मिलके काम करेंगे। दूसरी तरफ फिर वो थ्रेट भी कर रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो हम फिर अटैक करेंगे आपके ऊपर। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जा रही है। लेकिन ईरान एक तो क्या ट्रंप फंस गए हैं, और ट्रंप ने बयान जो दिया वो जल्दबाजी में दिया? जी, वो फंसे हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से अपनी जनता को सेटिस्फाई करे, वर्ल्ड के सामने कैसे अपनी लीडरशिप को पोस्ट करे। और अमेरिका की पेंटागन जो है एक दूसरा स्टैंड लिए हुए है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रम्प के खेमे में, ट्रम्प का जो डीप स्टेट जो भी कहिए, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। अब ट्रम्प इससे कैसे बाहर है? दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान के साथ समझौता हो, वहां पे उनका जो है एक बिजनेस एम्पायर भी बिल्डअप हो। जैसा कि हमने पाकिस्तान में देखा कि हमारी लड़ाई के बाद धड़ से उन्होंने जाके $10 बिलियन का एक क्रिप्टो करेंसी का एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो ईरान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रम्प देख रहे हैं, लेकिन वो कैसे ये सब करेंगे? अब उन्होंने एक और पासा फेंका है कि गाजा पे हम जो है सीज फायर करा देंगे। यहाँ पे ईरान का भी वो रोल लेना चाहेंगे, ताकि उनको फिर जो है एक मौका मिले और अपनी जो है न्यूक्लियर नोबेल प्राइज और ये सारी चीजें ट्रम्प के सामने है। लेकिन हम जानते हैं ट्रम्प एक ट्रांजैक्शनल मैन है, एक बिजनेसमैन है, इस चीज को अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन आएगा। और ईरान ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया है कि मैं जो हूँ न्यूक्लियर जो रिफाइंड फ्यूल है उसको जो है मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करूंगा। ईरान ने एनपीटी नहीं छोड़ा है, जबकि उसकी पार्लियामेंट ने वोट कर दिया है कि आईएए को छोड़ दीजिए आप। तो ईरान अभी भी कमिट कर रहा है कि हम जो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे उसको सिविल पर्पसेस के लिए होगा, उसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए होगा। अब ये देखना है कि ईरान कितना अलाउ करता है कि ये अपनी बात पे कायम रहता है, क्योंकि लेकिन ट्रंप के हाथ में तो ये भी है ना सर, ट्रंप के हाथ में तो ये भी है ना कि जैसे उन्होंने एक ऑपरेशन और किया, एक ऑपरेशन और कर देंगे, तो उससे क्या होगा भाई? जो बचा वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं, वो क्योंकि ईरान तो कह रहा है ना कि नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन फ्यूल का नुकसान नहीं हुआ। उसके सेंट्रीफ्यूजेस जो है क्योंकि ईरान की बात समझिए और दूसरी कंट्रीज की बात समझिए, ईरान की सारे डेवलपमेंट्स होम ग्रोन है। जितने न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो हाई स्पीड न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस है, ईरान ने खुद डेवलप किए हैं, उसे वो रिफाइन करके फिर बना लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया जाकिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।